हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है झा सर में। चलिए आज के में हम पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं 347 सीसी पेपर। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है, कौन सा स्टेक्योमेट्रिक दोष नहीं है। तो जो स्टेक्योमेट्रिक दोष नहीं है, जो धातु आदिक दोष है, इसका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आया था 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी, तो मोलों की संख्या निकालने की विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार। तो 180 इसकी मात्रा है और 18 निकलता है जल का मोल, वो अणुभार। तो 18 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका पहला आंसर सही है, इसका तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं पेपर में। इसमें ये कह रहा है, पहले में पहले के ग में शून्य कोट की अभिक्रिया है, तो H2 और Cl और 2HCl बनेगा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें इस अभिकारक ये दोनों हैं, इनके किसी के भी सांद्र परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारण नहीं हो रहा है। इस कारण ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला सही। और घ वाले में कह रहा है फार्मेलिन जलीय विलयन है, तो फार्मेल्डिहाइड का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो Br2KOH हो जाएगा इसमें। और कह रहा है फिर ग्लूकोस या एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। टोलेन अभिकर्मक होता है Ag2O, और ये इससे अभिक्रिया करके Ag दर्पण बनाते हैं, तो Ag दर्पण इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अब ये है दूसरे का पहला क्वेश्चन है, जब किसी घनी जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो, तो घनी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अब ये जो पहला क्वेश्चन आया है दूसरे का क, इसमें आपको वो करना है जो उसमें बताया गया था, अंत केंद्रित और सरल घनी एक एक सेल और फलक केंद्रीय एक एक सेल, ये सेलों की संकुचन क्षमता का क्वेश्चन आया है 2 नंबर में। तो इसमें इसकी 68% होती है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए ऐसा आपकी आकृति बनेगी। ये जो केंद्र पर रखा है और ये 2 कोनों पर स्थित है और एक केंद्र पर है, तो इसका AD बराबर हम 4R लिख लेंगे। उसके बाद इसकी ये सारी चीज़ें निकालेंगे, और जब इसकी हम निकालेंगे संकुलन क्षमता, तो देखिए इसमें भाग लगेगा इतने 64 R³ 3√3 100 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था 68% निकलेगी, और वही 68% निकल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे का ख क्वेश्चन है, जो ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। अब मोल अंश की गणना करनी है तो इसका अणुभार निकालेंगे, और ये 20% का अर्थ है, ऐसे लिखेंगे इसको कि 20% भारानुसार ग्लिसरॉल का अर्थ है कि 30% विलयन में ग्लिसरॉल है और 70% में जल है, ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद इसकी मोल अंश निकालेंगे, ये आप कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है, तो डेल्टा G बराबर -NF, इसी पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, NF E सेल, ठीक है, और माइनस इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, और 96,500 होता है फेरेट, और ई सेल का मान उसने दे ही दिया है 1.1। इसका आ जाएगा -23 कुछ आ जाएगा, 23 ऐसा ही कुछ आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। और वैद्युतकर संचरण को समझाइए। अब ये वैद्युतकर संचरण क्या है, ये पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर है, उसमें वैद्युतकर संचरण है। वैद्युतकर संचरण में क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो
उसमें क्या होता है, जो उसमें आयन होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गति करने लगते हैं, उसे ही वैद्युत कर संचरण कहते हैं। और ऐसे ऐसे कोई हमने लिया NaCl का विलयन लिया, तो NaCl में अगर 2 इलेक्ट्रॉन लटकाएंगे तो कैथोड की ओर तो Na पॉजिटिव गमन करेगा और वो उस पर निरावेशित हो जाएगा, और Cl नेगेटिव उसके एनोड की ओर गति करेगा तो वो उससे निरावेशित हो जाएगा। अगली ओर बढ़ते हैं, ये तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क शॉर्टकी दोष के चित्र की सहायता से समझाइए। अब ये कोई चित्र हमने बना लिया, उसके हिसाब से समझाते हैं। इसकी खोज शॉर्टकी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने ये बताया था कि जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तब कोई जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल से बाहर रह जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे ही शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब ये कह रहा है डीकल विधि से क्लोरीन के निर्माण के उत्पादन का रासायनिक समीकरण लिखिए और Cl2 के सल्फर के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। अब डीकल विधि से हमें क्लोरीन के उत्पादन के लिए हमें वो लिखना है, तो 2HCl प्लस O2 और CuCl2 और 400 डिग्री सी ताप होता है और Cl2 बन गई हमारी, और H2O पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा डीकल विधि से। अब इसकी जब सल्फर के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इससे H2Cl2 बनता है, H2Cl2 बनता है। अब जो तीसरे का ग के क्वेश्चन पर आ गए हैं, पे खत्म कर दिया। तीसरे पर आएंगे उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसको कितने अवयवी कण टच कर रहे हैं वो उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये आए हैं, तो अब इनमें इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है। कैसे 6 होती है? जैसे Na पॉजिटिव ये रहा, इसके पीछे एक और Na पॉजिटिव होगा और इसके सामने ऐसे करके एक और Na पॉजिटिव होगा और इसके बगल में भी Na पॉजिटिव होगा, इसके इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा। तो ऐसे इस हिसाब से इसमें 6 उपसंयोजन संख्या इसकी निकल आती है। अब ये कह रहा है ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया तथा ब्रोमीन जल के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। अब देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है? NH2OH होती है हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्सिल एमीन में क्या होता है, जब NH2 जो उसमें OH2 होता है, H2O के साथ सहयोग करके H2O बना देता है, और जो ग्लूकोज होता है जो उसमें को लगा होता है कार्बोक्सिलिक समूह, उस पर जो NOH होता है NOH जुड़ जाता है। NOH जुड़ कर ग्लूकोऑक्सिम बना देता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके। और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ क्या होता है, इसमें से जो OH समूह होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, जो इसमें ये दर्शाता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, वो वाली अभिक्रिया इसमें लिखनी होती है। अब नेशनल समीकरण तथा रासायनिक सेलों का इसमें उपयोग बताइए। अब नर्नस्ट समीकरण, ये इसको नेशनल समीकरण, इसको नर्नस्ट समीकरण भी कहते हैं। नर्नस्ट समीकरण क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता तथा ताप में परिवर्तन किया जाता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभव के अंतर को नापने के लिए नर्नस्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद ये क्या है, रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, रासायनिक सेलों में यही लिख देंगे, इसका सांद्रता परिवर्तन करने पर इसमें ई सेल नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है हमारी, चौथा नंबर आ गया, ख नंबर आ गया, विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत से समझाइए। अब विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
अब जो विषमांगी उत्प्रेरक होता है, विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत बताइए। विषमांगी अधिशोषण क्या होता है? विषमांगी अधिशोषण ये होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अब ये वाला तो हमारा हो गया अधिशोषण सिद्धांत का। अब ये ग वाले पर होता है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों की पहचान। तो प्राथमिक एमीन की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो प्राथमिक एमीन होती है RNH2 उसकी क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करवाकर करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, दुर्गंध आती है, उससे हम पता लगाते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है। और द्वितीयक एमीन की जब हम पता लगाते हैं तो R2NH होती है, उससे HNO2 की अभिक्रिया करवा देते हैं। और तृतीयक एमीन का परीक्षण करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ठंडे नाइट्रिक अम्ल से घुलकर नाइट्राइट लवण R3N तथा HNO2 या R3NH पॉजिटिव NO2 नेगेटिव बनते हैं। यही लिख देंगे। अब आपका आया था चौथा क्वेश्चन क्या आया था? DNA तथा RNA में अंतर बताइए। तो देखिए पहला तो यही हो जाएगा, ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, ये RNA राइबोस न्यूक्लियस शर्करा होती है। ये DNA कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और जो RNA होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। और जिसमें DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 क्षारक होते हैं। और राइबोस शर्करा में जो थाइमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है और कुछ नहीं होता है। ये 3 बस लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। विलयन के परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब क्या होता है? आपने परासरण दाब पढ़ा होगा। परासरण दाब पे क्या होता है, जब किसी विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को परासरण दाब कहते हैं। विलयन की परासरण दाब तथा विलय की मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना, ये आप कर ही लेंगे। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? एकांक समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और तात्क्षणिक वेग क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता को नापी जाती हैं, उन्हें तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इन्हें प्रभावित करने वाले कारक, 2 प्रभावित करने वाले कारक बताने थे। तो पहला तो लिख देंगे ताप बढ़ाने पर इनका जो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इससे इनके वेग बढ़ जाता है। और दाब बढ़ाने पर इनके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब CrZ24 और CuZ29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्वों की 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। अब जो 24 जो होता है Cr, इसमें हाफ फिल वाला रूल लागू होता है और ये 29 वाला होता है, इसमें फुल फिल रूल लागू होता है। फुल फिल रूल। अब जो हाफ फिल और फुल फिल आप समझ रहे होंगे तो कैसे करते हैं। हाफ फिल में क्या होता है, इसमें डी में हाफ हो जाए तो स्थायी होता है और फुल भर जाए तो स्थायी होता है। और अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो स्थायी नहीं होता है। अब ये आया था CFT सिद्धांत आया था, इसकी सीमाएं आई थी। ये क्रिस्टल की संरचना के लिए ज्ञात करने के लिए CFT सिद्धांत होता है। और ये SP और SP संकरण की वो सीमाएं होती हैं। SP और इनकी परिसीमाओं की व्याख्या नहीं करता है, D और D की व्याख्या नहीं करता है, और ऐसे करके लिख देंगे। अब आप ये देखिए, इसमें 6वां क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है। ये कह रहा है क्या होता है जब
ये अवक्रियाएं हैं। ये अवक्रियाएं करने से आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा, आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि। तो आप इसमें हेवर विधि कर देंगे, आपका ये पूरा सही हो जाएगा। अब आते हैं हमारा यहाँ पर, इस पहले ख में 2 क्वेश्चन होते हैं, छठवें में ख में देखिए आपको दे रहा था ये अवक्रिया करिए या फिर ये 2 कीजिए। ये वाला आपको सही पड़ेंगे ये दोनों क्वेश्चन। और ये देखिए ये जो आया है दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें आप करवाइए जो उनका ऑक्सीकरण होता है एल्कोहलों का, उनके द्वारा प्रदर्शित कीजिए एल्कोहल और प्राथमिक द्वितीयक में क्या क्या विभेद होते हैं। ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये वाली भी जल योजन वाली अवक्रिया करवा देंगे। और 7वें के क में कह रहा है क्लोरीन के, ये वाली आप कर सकते हैं या फिर आप ये वाली कीजिएगा, ये वाली आपको सही पड़ेंगी। तो आपने की होंगी तो आपको पता होगा कि 2 धातुओं के साथ जैसे Zn के साथ करवा दिए और Na के साथ, Zn के साथ वुड्स अवक्रिया होती है और Zn के साथ सेडमायर अवक्रिया होती है। तो ये तो दो नंबर ये वाले हो गए। और नाभिक की प्रतिस्थापन अवक्रियाएं होती हैं, वो भी आप कर लीजिएगा। अब ये ख वाला जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां लिखिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसके बजाय, तो आप किसको ही करके आए होंगे तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। इस तरह से हमने रसायन विज्ञान के पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। और आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को छा सर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पर हम न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 23 से 24। इसमें PCM की तैयारी फुल मार्क्स 100 में 100 की तैयारी करवाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट हम भौतिक और मैथ के सॉल्यूशन भी लाएंगे इस पेपर के साथ।